बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत फलीम आप लोगों के सामने। आमदन से जायद असासों का मामला है, मगर मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा का कोई भी लिंक साबित नहीं हो रहा है, ऐसा कहना है मुअज़्ज़ज़ अदलिया का, जिसकी बुनियाद पर एवन फील्ड रेफरेंस के अंदर मरियम नवाज साहिबा को बरी कर दिया गया। अब इस फैसले के बाद मियां नवाज शरीफ साहब भी वापसी के ख्वाहिशमंद नजर आ रहे हैं। केस के कानूनी पहलुओं के ऊपर तो मैं बात करूंगी तफसील के साथ, मगर अभी हमें ये देखना है कि जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि एक लंबी आजमाइश थी, एक कड़ा एहतसाब था, मगर बाइज्जत तरीके से बरी हुए और सच भी सामने आ गया। तहरीक इंसाफ इसको NRO का नाम दे रही है। ये इल्ज़ाम कितना सच है, इसके कानूनी और सियासी असरात क्या होंगे, इसके ऊपर मैं तफसील के साथ बात करूंगी। मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो ऑडियो लीक्स हैं उनका एक तसलसल है जो हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है। सियासतदान तो एक दूसरे के साथ इंतकामन एक दूसरे की लीक्स को सामने लेकर आ रहे हैं, या कोई हैकर है वो चीज़ें सामने लेकर आ रहा है, जिसके ऊपर पाकिस्तान की इस वक्त पूरी सियासत चल रही है। सवाल ये है कि दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज क्या जा रहा है, दुनिया पाकिस्तान और हमारी सिक्योरिटी को किस तरह से देख रही है, इसके ऊपर मैं बहस करूंगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो करंट कंडीशन है उसके ऊपर भी मैं अपने मेहमानों के साथ बात करूंगी। मैं अपने पैनल का तारुफ भी आप लोगों के साथ करा देती हूँ कि आप प्रोग्राम मुकाबिल में सीनियर तज्जियाकार अवैस तौहीद साहब ने ज्वाइन किया। सर, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। उनके हमरा सीनियर तज्जियाकार रज़ा रूमी साहब मौजूद होंगे। थैंक यू सो मच सर आपके भी वक्त के लिए। इनके हमरा माहिर कानून है जो कानून की पेचीदगियों और तमाम नकात के हवाले से हमें बताएंगे कि किस में केस में क्या हो सकता है, क्या नहीं होना था, क्या हो गया। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सर, आपके भी वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। आगाज़ अवैस तौहीद साहब से करूंगी। सर, ये फैसला आ गया, इसके दीगर जो पहलू हैं उसके ऊपर बात होगी, मगर इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं, इस केस को लेकर? शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो एवन फील्ड केस था, ये कई बरस से इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ और शरीफ ख़ानदान या नून लीग के जो मुखालफिन थे उनके बयानिए का एक मरकज़ था। सबको पता है कि एवन फील्ड जो अपार्टमेंट्स हैं वो कितने महंगे हैं, किसके पास हैं, किसकी मिल्कियत है। लेकिन ये केस को लेके नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा जो है उनके ख़िलाफ़ मुकदमे भी हुए, नाअहलियत भी हुई, और आज का जो फ़ैसला है मुझे लगता है कि शरीफ ख़ानदान की सियासत को जला बख्शने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो असल सियासी जानशीन है मरियम नवाज साहिबा, अब वो पार्लिमानी पॉलिटिक्स के लिए आज़ाद है। इस फैसले के बाद जब तक सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला हो या अपील में जाए वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये पार्लिमानी पॉलिटिक्स के अंदर इनकी शिरकत आज उनके चेहरे से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके जुमलों से, जो वो जुमले कस रही थी इमरान खान साहब को, उससे आपको अंदाज़ा होगा। और इस रिलीफ से मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब के केस में भी मस्बत असरात पड़ेंगे। नवाज शरीफ साहब की अब वापसी जो है मुझे लगता है कि अब सामने नज़र आ रही है। पहले लग रहा था कि इलेक्शन से पहले आएंगे, लेकिन अपनी साहबजादी को रिलीफ मिलने के बाद अब वो यहीं पे अदालत में पेश होंगे, और लगता यही है कि वो यहाँ से अपनी ज़मानत के बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और जहाँ से नाअहलियत उनकी हुई थी उसको भी वो चैलेंज करेंगे। तो एक बड़ा एक तब्दीली है। लेकिन इसमें सरवत देखने की बात यह है कि ये नैब के हाथ पैर बंधे हुए थे, जवाब देने से कासिर थी। ये जो प्रोसिक्यूशन इतनी वीक है, इमरान खान साहब के ज़माने में भी बड़े बड़े केसेस जो थे जब कोर्ट में जा रहे थे तो जो जजेस साहिबान इनके चीथड़े उड़ाती थी इनकी प्रोसिक्यूशन के, वही इसमें देखा सवाल जवाब के अंदर। भाई 93 में हुआ था तो 2006 के अंदर मामलत कैसे हुई, किसकी मिल्कियत थे, तो फिर ये कैसे हुई, किसी सवाल का जवाब नहीं था। या तो वो सवाल के जवाब नहीं देना चाह रहे थे, या उनकी कमज़ोर इतना केस उन्होंने बनाया था। मुझे लगता है कि नैब के जो नए चेयरमैन हैं आफ्ताब सुल्तान साहब, उनकी ज़ेर निगरानी ये जो टीम थी, या तो ये बहुत कमज़ोर थी, ये केस बिल्कुल ही बेजान लगा जो हमने सवाल जवाब देखे। और लगता यही है कि अब नवाज शरीफ की वापसी होगी और सरकारी मशीनरी के अंदर इसार डार साहब, उनके समधी की वापसी, और सियासी मैदान के अंदर एक क्लीन चिट के साथ, अदालती रिलीफ के साथ खुद जो है उनकी साहबजादी होंगी। और सबसे बड़ी बात आखिर में सरवत
कि ये जो ताकतवर लोग हैं सही। इनके लिए मेरे ख्याल में एहतसाब का निज़ाम दूसरा है, और कमज़ोर जो लोग हैं या गरीब लोग हैं उनके एहतसाब का निज़ाम कुछ दूसरा है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान और एक ज़र्ब लग रही है इमरान खान साहब के बयानिए को इस कानूनी रिलीफ से जो मरियम नवाज साहिबा को मिली है। सही है, ठीक है। बज़ाहिर ये जो आप इंसाफ के हवाले से बात कर रहे हैं वैसे तो इससा बिल्कुल ये आप सही हैं, और आवाम भी यही बात कर रही है कि कानून दो मुख्तलिफ तरीक़ों से चल रहा है, गरीब के लिए कुछ और है, अमीर के लिए कुछ और। मैं कानूनी लिहाज की तरफ सवाल करना चाह रही थी, मगर इसी बात को लेकर रज़ा रूमी साहब की तरफ आऊँगी। रज़ा रूमी साहब, जिस तरह अवैस तोइस साहब ने भी बात की है नैब के हवाले से, प्रोसिक्यूशन के हवाले से, लेकिन ये सवाल भी तो अपनी जगह मौजूद है कि 2018 से ऑनवर्ड एक केस चलता आ रहा है। अगर तहरीक इंसाफ ये ब्लेम कर रही है कि एनआरओ है, एनआरओ दिया गया है, इनको बरी किया गया है, तो पिछले टीम तो खान साहब की हिलाई हुई थी, हालिया टीम को तो सिर्फ चंद महीने हुए हैं। तो क्या ये इल्ज़ाम माना जा सकता है कि जानबूझकर प्रोसिक्यूशन जो है उस तरह से नहीं की गई, लेकिन केस तो अदलिया में पहले से था, जजेस के पास पहले से था, सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद थीं, तो इल्ज़ाम दुरुस्त है, आप समझते गलत है? देखिए, मुझे ये आप यहाँ पे दो चीज़ें अहम हैं। पहली तो ये बात है कि ये केस मुकम्मल तौर पर सियासी था। ये एक सियासी केस था जो कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा था कि किस तरह से नवाज शरीफ और उनकी बेटी को सियासत के मैदान से बाहर किया जाए। अब उसके बहुत से शवाहिद भी आ गए हुए हैं, बहुत सी टेस्टिमनीज हैं जो जज बशीर की और फिर उसके बाद जस्टिस शौकत सदीकी जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनको फारिग कर दिया गया था, वो सारा कुछ भी अब पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। और आज का ये जो केस वो प्रोसिक्यूशन किसने लगाई है, क्यों लगाई है? भाई ये केस मरियम नवाज के पे जो इल्ज़ाम था वो मावनत का इल्ज़ाम था कि वो एड एंड अबेट कर रही हैं अपने वालिद को इसकी जो प्रोसीड्स हैं वो छुपाने के लिए, और वो बनता ही नहीं था। बहुत सारे जो कानूनी माहिरीन थे उस वक्त भी कह रहे थे असल केस तो ये नवाज शरीफ का केस है ना। और जिस तरह से अवैस साहब भी कह रहे थे कि अब हालात यूं लग रहे हैं कि ये इस केस की बुनियाद के ऊपर जो है शायद मजीद वो इस बात का इम्कान भी बनेगा कि मियां नवाज शरीफ को भी रिलीफ मिले और वो अदालत की तरफ से, और वो उनकी वतन वापसी का वो जो है बंदोबस्त भी आज उन्होंने इशारा भी कर दिया है। तो जहाँ तक दोहरे मेयार का ताल्लुक है वो तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम है वो बड़ा क्लियरली टिल्टेड है। आम लोगों को तो कई साल लगते हैं इंतज़ार के बाद, उनके केसेस नहीं होते और खवास जो हैं उनको रिलीफ भी मिल जाता है। खालिस्तन सियासी नौयत के मामलात हैं, ये सियासी मैदान में हल होने चाहिए, इलेक्शन में होने चाहिए, पार्लियामेंट में होने चाहिए, जो इदारे मौजूद हैं। अभी भी ऐसा ही है कि पाकिस्तान के बहुत सारे बड़े बड़े सियासी सवालात जो हैं वो अदालतों में पहुंच गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, जिनकी कि कतन ज़रूरत नहीं है। और आपने देखा होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने भी इमरान खान साहब को भी हालिया दिनों में मशवरा दिया कि आप पार्लियामेंट में वापस जाएं। जी, तो बड़ी एक क्लियर वाज़ेह चीज़ थी कि भाई आप क्यों ये सियासी जो अपने जो आपके झगड़े हैं वो लेकर आते हैं कोर्ट्स में, और आप जो है वो उसको सियासी मैदान में हल करें। सही, ठीक है। राजा साहब, आपकी तरफ आऊंगी। इस्लामाबाद, आपको क्या लगता है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसला है एवनफील्ड रेफरेंस के जो साबका फैसले, क्या उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा? क्या ये तासुर आम हो जाएगा कि इंसाफ के तकाज़ों को पहले पूरा नहीं किया गया, अब एक बेहतरीन फैसला सामने आया है? क्या ये राय आप समझते हैं कि जोर पकड़ जाएगी? देखिए, राय तो वही है जो अवैस तौहीद साहब ने बताया और कहा उन्होंने कि जी सबको पता था कि ये कितने कीमती फ्लैट्स हैं और किसके हैं। ये राय तो आवाम में बिल्कुल है कि जी सबको पता है, वो रोज़ टीवी में देखते हैं कि इन फ्लैट से कौन उतरता है, वहाँ पे कौन सी मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पे किस किस्म की मीटिंग्स के अंदर डिसीजंस की बातें होती हैं। तो ये बात तो क्लियर है। अब दूसरी बात है कि जनाब केस क्या था? केस ये था कि जी अगर आपको याद होगा कि असेंबली के फ्लोर पे मियां नवाज शरीफ साहब ने बताना था और उन्होंने कहा था कि जनाब ये हैं वो ज़राए जिससे हमने ये अपार्टमेंट्स ख़रीदे, और मनी ट्रेल देना था कि अगर ज़राए ये हैं तो वो पैसा कैसे ट्रैवल करके इंग्लैंड तक पहुंचा। तो ये बात अब अदालत के सामने ट्रायल कोर्ट में भी देखना था कि मरियम बेबी का केस तो बाद में है कि जनाब वो जो ज़राए थे, क्योंकि बच्चे अगर 93-94 में छोटे थे
तो केस यही है कि जी मियाँ साहब चूंकि पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे थे और उन्होंने बताना था कि उनके बच्चों के नाम पे ये जो इतने कीमती फ्लैट्स हैं ये कैसे ख़रीदे गए। तो जिसके जवाब में एक कतरी ख़त आया पहले, और कतरी ख़त को सुप्रीम कोर्ट में ही फारिग कर दिया गया। उसके बाद पूरा केस का ट्रायल चला। क्या वहाँ पे कहीं अब अदालत देखेगी मियाँ साहब के केस में कि कहीं पे वो ये बताने में कामयाब हुए कि जनाब ये जो ज़राए थे ये फ़लानी जगह से हमने पैसे कमाए थे, या हमारे जनरेट हो रहे थे, या हमारी जो पुरानी वो थी। क्योंकि इसमें एक चीज़ रखिए कि ये तमाम जो उनके खिताबात थे या जो चीज़ें भी थी ये रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और इस फाइल का हिस्सा हैं, और उसमें बतौर एविडेंस भी आ चुका है। और ज़राए के साथ साथ वो हुसैन शरीफ साहब की स्टेटमेंट भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़्लैट्स हमारे हैं और हमने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में ये हमने ऑफशोर कंपनीज़ के तहत लेयरिंग करके ख़रीदे हुए हैं, जिसमें मरीम साहिबा एक ट्रस्टी हैं। और जब वहाँ से डॉक्यूमेंट्स आते हैं ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से, तो वो डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि जो उसकी बेनिफिशियल ओनर हैं वो मरियम बीबी हैं। अब बात हो गई कि जी प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं ये बता सकी कि जनाब ये वही प्रोसिक्यूशन है और ये वही प्रोसिक्यूटर हैं जो पहले मियाँ साहब की जब ये केस वहाँ पे ट्रायल में चल रहा था तो इन्होंने बड़ी कोशिश की, बहुत मेहनत से ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके आए और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अदालत के सामने रखे। और मुझे हैरानगी हुई कि आज वही प्रोसिक्यूटर क्यों वो डॉक्यूमेंट्स की निशानदेही नहीं कर सका, क्यों नहीं बता सका कि जनाब ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, इस केस का ट्रायल भी मैंने किया है और मेरी तो फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें हैं। लेकिन अब बात वही है कि जैसे कि कहा गया है कि जी नैब के कवानीन जो उनसे हैं या नैब का या एहतसाब का जो हमारे यहाँ तरीक़ेकार है, ये एक सरवत ऐसे वो जो मकड़ी का जाला होता है ना उसकी तरह है कि जिसमें से अगर कोई कमज़ोर आएगा तो वो उस जाले में फंस जाता है, लेकिन अगर कोई मजबूत उसमें चीज़ आ जाए या शख्स आ जाए तो वो उसको फाड़ के बाहर निकल जाता है। राजा साहब, मैं जो आपकी बात को समझ पाई हूँ, आप ये बता रहे हैं कि जानबूझकर नैब प्रोसिक्यूटर की तरफ से ठोस दलाइल नहीं दिए गए, जानबूझकर ये पूरा मामला इस तरह से हैंडल किया गया, जो मैं समझी हूँ आपकी बात। देखिए, जानबूझ के तो आप किसी के अंदर की नीयत तो अल्लाह बेहतर समझता है। हम जा रहे हैं कि सर्कमस्टांसिस क्या हैं। जो नए चेयरमैन आए आफ्ताब सुल्तान साहब, उसके बाद नैब की टीम से जो सवालात पूछे गए वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। क्या रिकॉर्ड पे नहीं है कि उन फ्लैट्स की कीमत कितनी थी? $500,000 और समथिंग $5 मिलियन पाउंड्स उस वक़्त भी रिकॉर्ड पे था। तो क्यों नहीं ये बता पाए? और अगर नहीं बता पाए तो इसकी वजह अब उनको बेहतर होगा। और नंबर 2, अब ये फैसला डिटेल में नहीं आया। लेट्स वेट कि ये फैसला डिटेल में आए तो क्या इसमें जो मौजूदा अमेंडमेंट्स हैं उसका भी कोई उन्होंने बेनिफिट लिया या नहीं। बहरहाल ये अबेटमेंट और एड की हद तक था। ओरिजिनल जो उनका केस है वो तो मियाँ साहब के ऊपर है कि जनाब आपने ये साबित करना था। और लेट्स सी कि अब चूंकि कानून बदल चुका है, अब मियाँ साहब ने साबित नहीं करना, अब नैब ने साबित करना है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो कवानीन में अमेंडमेंट्स आई हैं इनके होते हुए किसी भी एंगल से अगर देखा जाए तो मियाँ साहब की कन्विक्शन जो उनसी है वो बरकरार नहीं रहेगी। और उन्हें भी क्लीन इक्विटल मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये तो बड़ा अहम पॉइंट आपने रेज किया राजा साहब। अवैस तौहीद साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है जो नैब कानून के हवाले से राजा साहब हमें बता रहे हैं चीज़ें। तो इसका मतलब है जो खुशी के शादियाने बज रहे हैं या जो समझा जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, बाइज्जत वो भी बरी हो जाएंगे, तो आपको लगता है कि उनके साथ भी यही बर्ताव होगा जिस तरह से मरियम साहबा को बरी कर दिया गया? क्योंकि हम जानते हैं कि असल केस जो है वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर है, असल केस उनके ऊपर है। बैरिस्टर साहब ने जो हमारी और रज़ा रूमी या आपकी जो सियासी तशरीह थी कि मियाँ साहब को रिलीफ मिलेगा, उस पर एक तरह से कानूनी मोहर लगा दी। और दूसरी बैरिस्टर साहब ने जब $5 लाख का कहा ना उन फ्लैट्स की लागत, तो मैंने कहा कि इसे उधार लेके $5 लाख में खरीद लेते हैं क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा होगा। मुझे ये लगता है कि जिस तरमीम की बात कर रहे हैं बैरिस्टर साहब,
कि पहले ये था कि ओनर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द एक्यूज्ड, कि आपने एक्यूज पे इल्ज़ाम लगाया और उसको प्रूव करना है कि अपनी इनोसेंस उसको प्रूव करनी है। और चूंकि नैब एक पॉलिटिकल हथियार के तौर पे, एक इंतकामी हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया मुशर्रफ साहब के दौर में भी शायद गालिबन, और उसके बाद मुंतखब हुकूमतों में भी। सही। और उसके बाद ये हम बिगाड़ देख रहे हैं नैब के इंतजाम के अंदर। और अब वो तरमीम के साथ, अगर मैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर बैरिस्टर साहब करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत हूँ, कि अब ये हुआ है कि ओनर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रूव करने की वो है अब नैब के इदारे को, एहतसाबी इदारे को। अब ये एक बहस तलब बात है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो है, मगरबी दुनिया में फाइनेंशियल मैटर्स जो है वो जिस पे इल्ज़ाम लगता है वो प्रूव करता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे इतना प्रगंदा निज़ाम है, एहतसाबी निज़ाम, इस वजह से शायद ये तरमीम जो है रिलीफ आगे चल के कई लोगों को देगी, और बहुत सारी तरमीम भी हैं। ये तो एक बड़ा सवालिया निशान है कि जो सियासी सरबत इसके जो मिज़बरात हैं ना, वो तो बहुत गहरे लग रहे हैं। और ये गहरे इस तरह लग रहे हैं कि अगर आप इजाज़त दें कि मुझे लगता है कि अब मैदान के अंदर नवाज शरीफ साहब की टीम जो है वो बराह रास्त आती हुई नज़र आ रही है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अमली तौर पर लग रहा है इसहाक डार साहब आ गए हैं, साहबजादी मरियम नवाज साहिबा, जो उनकी सियासत से किसी को इख्तलाफ हो, इत्तफाक हो, लेकिन अपने चाहने वालों के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी हैं, तो वो एक पार्टी को अपने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगी और फ्यूचर के अंदर कहीं ना कहीं पार्लिमानी पॉलिटिक्स के अंदर आएंगी। अगर अभी नहीं आई तो फिर अगर ये हुकूमत, अगर कोर्ट एंड कोर्ट के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में अगर 1 साल की तोसी और मिल जाती है, जिस तरह के हमें ख्यालात या इजहार हो रहा है सियासी हल्कों में कि 2024 तक तोसी हो जाए, जिसके इम्कानात कम है, तो फिर तो वो मिनिस्टर के तौर पर आएंगे। और जिस तरह बिलावल साहब की तरबियत हो रही है डिसीजन मेकिंग की, रियासती निज़ाम की, तो फिर आप ये देखेंगी उधर इसहाक डार साहब होंगे, तो नवाज शरीफ साहब की वापसी होगी। तो लगता यह है कि ये सारा नून लीग का एक शरीफ ख़ानदान का एक पूरा शख्सी एक जो उनकी शख्सियात होंगी वो होंगी, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब होंगे। क्योंकि लगता यही है कि माजी करीब के अंदर इमरान खान साहब के जो इज्तिमात के अंदर एक हजूम था या एक बड़ा गैदरिंग थी, उससे कहीं ना कहीं नून लीग को जो है वो एक ठेस भी पहुंची। ज़िमनी इंतखाबात ने उस पर कहीं मोहर लगा दी और खान साहब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, बहुत ज़्यादा जाराना अंदाज किया। लेकिन खान साहब को आने वाले दिनों के अंदर फिलफौर इंतखाबात नहीं मिल रहे, इंतखाबात अगले साल होंगे, तो अभी मंजिलें काफ़ी तय करनी है। एक नवंबर की मंजिल तय करनी है, उसके बाद मार्च की मंजिल तय करनी है, और फिर हम इलेक्शन की तरफ अगर जाएंगे। खान साहब के ऊपर मेरे ख्याल में गिर्द कानूनी जो केसेस हैं, ये जंग है, तोशाखाना है, ममनुआ फंडिंग केस है, वो उसका घेरा जो है तंग होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि खान साहब इस ऑडियो लीक के बाद भी जो जी बिल्कुल ठीक है अवैस साहब। रज़ा रूमी साहब, लेकिन अगर हम नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बात करते हैं या उनको रिलीफ मिलने के हवाले से बात करते हैं, ताहयात नाअहली का क्या होगा? क्योंकि इलेक्शंस की जब बात आती है, नून लीग यही बात करती है कि लीड हमें मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे। ताहयात नाअहली को किस तरह से ख़त्म किया जाएगा? क्या दोबारा से अपील में जाएंगे, फैसला रिव्यू में चला जाएगा, होगा क्या? देखिए, मुझे सच जानिए तो इसके बारे में मैं कोई हतमी तौर पे तो नहीं कह सकता। राजा साहब बैठे हुए हैं, ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कानून के बारे में, वो ये है कि जो उनकी ताहयात नाअहली है वो आर्टिकल 62 जो आइन का है, जिसमें वो सादिक और अमीन की जो रिक्वायरमेंट है, की जो शर्त है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्ट होने में, उसके तहत आया था। और उसका अब रिव्यू की तो टाइम निकल चुका है, अनलेस के कोई सुप्रीम कोर्ट खुद एक फुल बेंच बैठकर कोई इस चीज़ को फैसला कर ले कि हाँ हम टाइम बार्ड पिटिशन जो है उसके ऊपर हेयरिंग कर लेंगे। दूसरा उसका तरीका यही है कि उसके लिए आपको आर्टिकल 62 को अमेंड करना पड़ेगा और उसमें जो डिसक्वालिफिकेशन वाला मामला है उसको रिमूव करना पड़ेगा, और वो काम पार्लियामेंट ही कर सकती है। और मेरे ख्याल से ये शोमैया किस्मत कि ये इस तरह का मामला है कि इसके ऊपर आप देखेंगे कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी भी इसकी हिमायत करेंगे, क्योंकि अभी डिसक्वालिफिकेशन की तलवार खान साहब के ऊपर भी लटक रही है। तोशाखाना का केस हो,
ममनुआ फंडिंग का केस हो, उनकी कई पिटिशंस जो हैं वो अदालतों के सामने हैं, और अगरचे कि अभी कोई आसार नहीं है कि उनकी नाअहली कार्ड्स पर है, क्योंकि अभी तक तो उनको रिलीफ ही मिल रहा है कोर्ट से। लेकिन पाकिस्तान में हालात आपको पता है, सियासी हालात और सियासी मसाइल, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, वो कोर्ट्स के थ्रू अब हल या उनका कोई ना कोई तोड़ जो है वो कोर्ट्स निकाल रही हैं। तो इसके लिए तो आईनी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर भी आप देखेंगे मूवमेंट होगी। उसकी वजह यह है कि देखिए, अब सरवत बात ये है कि हमने ये पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा ही, जिसे कहना चाहिए, तल्ख तजुर्बा भी है, सबक भी है। वो ये है कि जब आप सियासी कैरेक्टर्स को, सियासतदानों को, सियासी पार्टियों को बजरिया जबर या फोर्स सियासी मैदान से बाहर निकालते हैं, तो आप निकाल नहीं पाते, वो वापस किसी ना किसी सूरत में आ जाते हैं। आप भुट्टो साहब को ही देख लीजिए, जुल्फकार अली भुट्टो का बाकायदा अदालती कत्ल जो है उसका बंदोबस्त किया गया, लेकिन भुट्टो खानदान, भुट्टो का नाम जो है वो सियासत से नहीं निकला। आज भी कितने साल हो गए हैं, 1979 में उनको फांसी हुई, आज भी उनकी पार्टी जो है ना सिर्फ के सिंध में हुकूमत कर रही है, मरकजी हुकूमत का हिस्सा है, उनके नाम लेवा, उनके जानशीन अभी भी मौजूद हैं पाकिस्तान में। यही आलम नवाज शरीफ का भी है कि उनको भी पहले, आपको याद होगा, एग्जाइल में भेजा, जनरल मुशर्रफ ने सियासत में बाहर करने का पूरा प्लान था, किया भी गया, उनको नाअहल पहले भी किया गया, वो फिर से आ गए। अभी दोबारा ये पैनामा लीक्स के बाद जो है ये जो कुछ ड्रामा रचाया जा रहा था 2017-18 में, वो भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद उनकी पार्टी और उनके भाई जो हैं इस वक्त वो मौजूद हैं बहैसियत वजीर आजम। तो ये काम जो, जब आप सियासी प्रोसेस को आप दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशल तरीकों से मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज बैकफायर कर जाती है। सही, ठीक है। और आज हम देख रहे हैं, दरअसल ये मरियम नवाज की जीत नहीं है कोई इतनी बड़ी मेरे नजदीक, ये उस पूरे मंसूबा बंदी की शिकस्त है, ये उस पूरी एक अप्रोच की शिकस्त है जो हमने देखा, जिसकी वजह से एक पाकिस्तान में 2018 में एक हाइब्रिड रेजीम। एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ रज़ा उर्मी साहब, एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। जो आप पॉइंट रेज कर रहे हैं इसके ऊपर मरियम साहबा ने भी आज बात की और उन्होंने कहा जिन्होंने केसेस बनाए आज उनको, उनके सामने भी सच आ गया और थोड़ी सख्त जुबान भी उन्होंने इस्तेमाल की। ब्रेक से हम वापस आएंगे। तो जब हम मरियम साहबा की बात कर रहे हैं, इलेक्शंस के हवाले से बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो पंजाब के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी से पहले पंजाब में तब्दीली नागुज़ेर है। तब्दीली कैसे होगी? क्योंकि परवेज लाई साहब तो कहते हैं उनके पास नंबर गेम पूरी है। ब्रेक से वापस आके इस पर बात करूंगी, मेरे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले साबिक वज़ीर आज़म जो नवाज शरीफ रह चुके हैं, उनकी नाअहली के हवाले से बात चल रही थी। राजा साहब, आप मुझे बताइएगा कि जो उनकी नाअहली है, ताहियात नाअहली, क्या किसी भी सतह पर आपको लगता है कि वो ख़त्म हो सकती है, रिवर्स हो सकता है फैसला? और इसके साथ साथ नून लीग ये बात करिए कि आइंदा इलेक्शंस के अंदर हम नवाज शरीफ साहब को सामने लेकर आएंगे, वो इंतखाब भी लड़ेंगे। मुझे ये बताइए कि हमारे कानून में तो अगली मरतबा, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, क्या इसमें भी एक तरमीम और हमें होती हुई नजर आ रही है? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात जो आपने की, जो उनकी ताहयात नाअहली, इस पे सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी एक 5 मेंबर बेंच का फैसला आ चुका है जो इसको डिसाइड कर चुका है कि ये परपेचुअल है, ये हमेशा के लिए है, कि जब तक आइन में इसमें तरमीम नहीं होती ये अपनी जगह बरकरार रहेगा ताहयात। लेकिन कुछ दरखास्तें और भी आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि जी सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच इस पे बैठे और फुल बेंच डिसाइड करे कि जी क्या ये किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए है, क्या ये ताहयात नहीं हो सकती, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला क्या उसको टेकअप करती है, क्या फुल कोर्ट बनाती है, और क्या वो इस चीज़ को कह सकती है कि जी जो पहला फ़ैसला था उसमें चूँकि ये कह दिया गया है कि आइन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ ये कितने अरसे के लिए है, तो इट मीन्स लाइफ टाइम। और आइन की जहाँ तक अमेंडमेंट की बात है तो उसके लिए फिर 2/3 की शर्त बड़ी ज़रूरी है। तो जो मौजूदा पार्लियामेंट है वो तो ये अमेंडमेंट कर नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे 2/3 उनके पास नंबर्स नहीं हैं। तो इसके लिए ऑब्वियसली मियाँ साहब को या तो सुप्रीम कोर्ट में वो डिसीजन आए और उसके बाद तक का वेट करना पड़ेगा क्योंकि इतनी जल्दी डिसीजंस भी नहीं आते, और नंबर 2 पार्लियामेंट
फिर जो फ्रेश पार्लियामेंट आएगी उसमें अगर 2/3 होती है तो मियाँ साहब क्वालिफाई होंगे, अदरवाइज कोई और रास्ता नहीं है। और क्या ऑर्डिनेंस का सहारा लिया जा सकता है राजा साहब? कोई ऑर्डिनेंस का सहारा लिया जा सकता है इसके अंदर? कोई ऑप्शन होता है ऐसा? नहीं, ऑर्डिनेंस के जरिए जो स्टैट्यूट्स होते हैं उसमें तो तब्दीली लाई जा सकती है, लेकिन आइन में किसी भी ऑर्डिनेंस के ज़रिए कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती। और जहाँ तक बात रहेगी कि 4th टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कोई रुकावट नहीं है उनके पास, अगर वो यहाँ से हो जाते हैं क्लियर तो वो कोई ऐसी रुकावट नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि अगर मियाँ साहब आते हैं, बरी होते हैं और नैब अगर अपील्स कर देती है सुप्रीम कोर्ट में और वो पड़ी रहती हैं, तो ये एक ऐसी तलवार होगी कि जो लटकती रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नीचे की अदालत का फैसला टर्न कर दिया है, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद का फैसला भी ख़त्म कर सकते हैं। तो अभी बहुत से चीज़ें होंगी जिसको मद्देनज़र रखते हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब डिसीजन लेंगे कि क्या मैंने वापस आना है या नहीं आना। अदरवाइज अगर तो नैब मरियम बीबी के केस में अपील फाइल नहीं करता, इट मीन्स कि अगर मियाँ साहब बरी होते हैं तब भी अपील फाइल नहीं करेगा। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसको सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी। और नेक्स्ट वीक में वो केस भी लग चुका है कि जिसमें जो अमेंडमेंट्स हुई हैं नैब में उनको चैलेंज किया है इमरान खान साहब ने, तो उसका देखते हैं कि जी उसका डिसीजन क्या आता है। तो अभी तक बहुत सी चीज़ें हैं कि जो कि मैटर करेंगी। मरियम बीबी का केस वो प्रिंसिपल एक्यूज नहीं थी, वो मेन एक्यूज नहीं है, उनका केस डिफरेंट है। मियाँ साहब का केस बहुत डिफरेंट है और वो बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो मैं नहीं समझता कि इतनी जल्दी वो वापस आ जाएंगे और वो ये रिस्क लेंगे कि जी इसके बाद क्या होता है। यानी कि जो बर्ताव मरियम साहबा के साथ किया गया, नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, उनके साथ ये बर्ताव होगा। वैसे तो इस मरियम साहबा के हवाले से बात चल रही है, आपने इससे पहले कहा कि वो अब देखना होगा कि पार्लियामानी सियासत के अंदर अपना क्या रोल प्ले करती हैं, उनकी किस तरह से तरबियत की जाती है। आज के फैसले के बाद उन्होंने एक इशारा दिया है कि पार्टी फैसला करेगी कि वो आइंदा इलेक्शन लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। इससे पहले पंजाब के हवाले से भी कहा जा रहा है कि तब्दीली ज़रूरी है और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि तब्दीली नवाज शरीफ साहब की वापसी से पहले ज़रूरी है। पंजाब के अंदर मुमकिन तब्दीली का फॉर्मूला आप क्या देख रहे हैं और आपको कुछ लग रहा है कि मरियम साहबा को कोई बड़ा डेजिग्नेशन या कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी पंजाब के हवाले से? देखिए, सियासी हलकों में तो चहमगोइयाँ हैं, लेकिन मरियम साहिबा जब मैदान में कदम रखेंगी पार्लिमानी सियासत में, तो फिर बहुत फूक फूक के कदम रखेंगी कि उसी की बुनियाद पर वो आगे जाएंगी। तो एक तो जो हेयर से है या सियासी हलकों में चहमगोई है वो ये है कि एक रिजर्व सीट पे आ जाए एमपीए के तौर पर और फिर चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट हो जाए और उनकी तरबियत भी हो जाएगी। लेकिन चीफ मिनिस्टर का प्रॉब्लम ये होगा कि बहुत ही थिन मेजॉरिटी के साथ तब्दीली भी होगी, तो वो मैनूवरिंग से होगी। 4, 6, 8 एमपीएज इधर उधर जाना तो फिर मेरे ख्याल में डगमगाएगा इनका करियर। मुझे लगता है कि ये चांसेस कम है, हेयर से ज़्यादा है। लेकिन ये ज़रूर है कि जरदारी साहब की अगर तबीयत नासाज नहीं होती, सैलाब की तबाहकारियाँ नहीं होती, तो कहने का मकसद ये था कि वो जरदारी साहब लाहौर जाएंगे, मैनूवरिंग शुरू होगी, काफिले के कुछ अरकान जो है उनको तोड़ा जाएगा और फिर परवेज इलाही साहब को तब्दील किया जाएगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब या दूसरे नवाज शरीफ साहब के हवारी जिस तरह ये सियासी शोशा छोड़ रहे हैं, वो जिटर क्रिएट कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रैंक्स एंड फाइल के अंदर। इमरान खान साहब की मरकज से तवज्जो पंजाब की तरफ मरकूज कराना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, जस्ट एज एन ऑब्जर्वर, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सियासी पत्ता खेल रहे हैं, मुश्किल काम है। नवाज शरीफ साहब का आना मुझे लगता है कि अब उसके कभी इम्कान हो गए हैं। वो साहबजादी की तरह, मरियम साहिबा की तरह अदालती
क्लीन चिट लेना चाहते हैं। मुझे ये लगता है कि ही हैज़ प्लेड हिज इनिंग। नवाज शरीफ साहब का जो पार्लिमानी करियर है वो ओवर है, चाहे उनकी नाअहलियत हो या ना हो। मुझे लगता है कि अब वो जिस तरह हमारे देहातों के अंदर पंचायत के बाबा होते हैं, वो एक सियासी गुरु के तौर पे, सियासी कायद के तौर पे होंगे। उनको अपनी शख्सियत के लिए, किरदार के लिए, सियासी किरदार के लिए अदालती क्लीन चिट चाहिए, और वो मेरे ख्याल में हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करेंगे। तो नवाज शरीफ साहब का पार्लिमानी करियर, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना, मुझे नहीं लगता। दूसरी बात ये कि उनको इस केस के जरिए रिलीफ बिल्कुल मिल सकता है, और वो जाके अपील भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अपील करेंगे, इसका मतलब है कि वो अपने वोटर्स के सामने ये कोशिश करेंगे, देखो ये केस की बेबुनियाद था, मेरी बेटी को भी उन्होंने फंसाया। कहने का मकसद ये है कि इख्तिदार में आके, जाहिर बात है पार्टियों का बयानिया दूसरा होता है, अपोजिशन में आके दूसरा होता है, लेकिन तीनों 1 मिनट से दीजिएगा मुझे। देखिए, मेरी दानिश के अंदर लगता यह है कि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है हमारे सियासी नक्शे को लेके, सियासी फ्यूचर रोड मैप को लेके। इमरान खान साहब को सामने इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि उनके रैंक्स एंड फाइल के अंदर जिटर्स क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि बयानिया फिलफौर इंतखाबात का था। तो अब वो अगले उसमें इंतखाबात के अंदर जाएंगे। इस वक्त हुकूमत जो है, नून लीग की सियासत, मुझे लगता है कि अगर ये माशी मसाइल, ये गवर्नेंस के मसाइल इसी तरीके से रहे और इसहाक डार साहब फंडामेंटल्स को तब्दील नहीं कर सके, रिलीफ नहीं दिला सके, तो फिर सुकड़ती हुई नजर आएगी। और मुस्तकबिल के इलेक्शन के दर में मुझे एक मखलूत हुकूमत जन्म लेती हुई नजर आ रही है, जिसके अंदर सारी जमातों का एक मिक्स प्लेट होगी, अगर मैं आम ज़बान में कहूँ। लेकिन कन्फ्यूजन है, इंतशार है, एक दूसरे पर एक का नुकसान है, दूसरे का फायदा है, दूसरे का फायदा है, किसी का नुकसान है। इसी वजह से आपको बहुत ही क्योस इस वक्त नजर आ रहा है मीडिया पे भी और पॉलिटिकल पब्लिक डोमेन में। सही, ठीक है। रज़ा रूमी साहब, अभी हम देख रहे हैं हमारी जो पाकिस्तान की सियासत है वो तो शतरंज की उस बिसात की तरह है जिसमें कभी भी बाजी पलट सकती है। पहले बात केसेस के ऊपर थी, फिर नाअहली और अहलियत के ऊपर आ गई, फिर कुछ और आ गया, अब ऑडियो लीक्स का मामला है। अग्रेसिव बिहेवियर दोनों तरफ से सामने आ रहा है, चाहे वो मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से हो या खान साहब की तरफ से हो। इस अग्रेसिव बिहेवियर का किसे फ़ायदा होगा और किसे नुकसान होगा अगर हकीकत आवाम के सामने आ जाती है? तो देखिए, बात यह है कि ये बयानिए के लिहाज से तो एक बूस्ट तो मिला है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। उनका शुरू दिन से ये मौक़िफ़ था कि मरियम नवाज को इसलिए मुकदमों में धकेला गया है, नाअहल किया गया क्योंकि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं और नवाज शरीफ को बाहर करना मकसूद था, इसलिए मरियम नवाज को भी वो किया गया टारगेट। तो उस हद तक तो उनको फ़ायदा होगा और यकीनन वो उसको कैपिटलाइज भी करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसको भी तक़वियत मिलेगी। इमरान खान साहब ने अभी अपने हालिया जलसों में कहा है कि जी एनआरओ देखो, इसहाक डार को भी एनआरओ मिल गया है। मरियम के ऊपर भी अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, पीटीआई सपोर्टर्स जो कह रहे हैं, तो उनको भी जो खान साहब बातें करते रहे हैं वो ये कहते रहे जी मुझे इक़्तिदार में इसलिए निकाला गया कि ताकि इन चोरों को कोट अनकोट वापस लाया जाए और इनको रिलीफ दिया जाए, और देखो अब मैं निकल गया हूँ। और ये एक एक करके सारे जो वापस भी आ रहे हैं, अदालतों से बरी हो रहे हैं। तो वो तो अपनी कहानी जो उन्होंने घड़ी हुई है उसको तो खूब चलाएंगे, और वो चल भी रही है। आपको मतलब मार्केट में उसको बड़ी पजीराई, सियासी मार्केट में बड़ी पजीराई भी हासिल है। तो इसलिए ये जो आज की जो डेवलपमेंट्स हैं और अभी जो आने वाले चंद हफ्तों में ये सारा कुछ हो रहा है। देखिए, आज हम सितंबर के बिल्कुल आखिर में हैं, 1 महीना रह गया अक्टूबर का। नवंबर में एक बहुत बड़ा अहम फैसला होना है। ये सारी जो तैयारी हो रही है, ये सारी जो एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे की तरफ बढ़े हैं, और ये जो अंडरस्टैंडिंग इस वक्त हो रही है, ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग भी हो रही है, और ये उसका भी एक शाखसाना है। और ये अब किस हद तक ये कहानी किस मोड़ पर जाकर क्या नया रंग दिखाएगी, ये आपको अगले आने वाले हफ्तों में ही पता लग जाएगा। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूँ। सही है, चलिए मैं इसके साथ ही ब्रेक की तरफ बढ़ रही हूँ। ब्रेक से हम वापस आएंगे। इन सारी चीज़ों के साथ स्टेप बाय स्टेप मौजूदा गवर्नमेंट के लोग या शरीफ फैमिली के लोग हम देख रहे हैं निकल रहे हैं, आगे सूरत हाल बेहतर हो रही है। इसहाक डार साहब की वापसी किसी भी नतीजे में हुई है, उसके नतीजे में हमारी इकॉनमी को कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या उसके असरात मुरतब हो रहे हैं, ये खुद कितना आइंदा इलेक्शन में नून लीग के लिए रिलीफ का बायस बनेगी। एक ब्रेक से वापस आकर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अभी राजा साहब आपकी तरफ आऊंगी। राजा साहब, आपने इससे पहले बात की थी जब हमने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बनने की अभी कोई गुंजाइश नहीं है, कानून में कोई तरमीम आए तो आए। आप मुझे बताइए कि अगर इन केस इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान साहब और उनकी चॉइस के अगेंस्ट कोई फैसला आ जाता है, जो 2/3 मेजॉरिटी की बात आप कर रहे थे, उसमें क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? क्या वो बड़ी आसानी से रास्ता हमवार हो जाएगा या कुछ कदगने आपको लगता है कानूनी फिर भी दरमियान में मौजूद होंगी? देखिए, कानूनी कदगन सबसे बड़ी तो ये होगी कि जी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको कानूनी तौर पे वो चूँकि कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, किसी को डिस्क्वालीफाई या जिसको कहते हैं ताहयात नाअहली, इसका फ़ैसला वो नहीं कर सकती। ताहयात नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन अगर फ़ैसला करेगा तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं, और क्योंकि ये कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है तो ये एक बहुत कमज़ोर फ़ैसला होगा और ये फ़ैसला सस्टेन नहीं कर पाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि क्या अगर इस फैसला आने के बाद जो 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी दूसरी साइड को, फ्री कैन को, ये एक क्वेश्चन है कि जिसको आपने कहा कि जी शतरंज का एक बिसात बिछाई गई है जिसमें बहुत सी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें नज़र आई वो अवाम है, अवाम की अवेयरनेस है और अवाम का वो एक टेंडेंसी है कि जो इस वक्त सारी चीज़ों को बड़े गौर से मुताला करके वो भी अपना एक डिसीजन ले रहे हैं, और 2/3 मेजॉरिटी का जो डिसीजन है वो अवाम ने ही लेना है, किसी और फैक्टर ने नहीं लेना। तो अगर अवाम वो डिसीजन लेगी तो फिर बिल्कुल भले से ये पार्लियामेंट का हक है, तो अवाम के डिसीजन की तरफ हमने देखना है। और इलेक्शंस की जो बात हुई, भले से वो अभी तो देखिए अक्टूबर गुजर गया, अक्टूबर आ गया, नवंबर, अगले साल ही इलेक्शंस मुतवक्का होंगे, तो वहाँ तक जाते जाते बहुत सी चीज़ें अनफोल्ड होंगी और हमें बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, तो वो हमें वेट करना चाहिए। ये सिचुएशन ऐसी है कि ये डेवलपिंग स्टोरी की तरह बहुत जल्दी इसमें मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हमें नजर आएंगे। चलिए राज साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। मैं क्लोजिंग से पहले दोनों मेहमानों का, बाकियों का भी पॉइंट लेना चाह रही हूँ। अवैस तोई साहब, अवाम के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अवाम तो उसी को अब इलेक्शंस में चुनाव उसी का करेगी या उसी का इंतखाब करेगी जो उन्हें रिलीफ फराहम करेगा। इस रिलीफ के लिए इसाक डार साहब वापस आए हैं कि मुआशी लिहाज से कुछ बेहतरी हो, अवाम को रिलीफ मिल सके। आपको लगता है कि सूरत हाल कुछ ऐसी है, डार साहब के जो भी फैसले हों, चाहे वो मुतनाज़ पॉलिसियों के हवाले से चाहे वो जाने जाते हों, अवाम को रिलीफ दे पाएंगे आइंदा इलेक्शन के हवाले से जो पीडीएम सोचकर उन्हें वापस लेकर आई गया? देखिए, तल्ख हकीकत तो यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में एक निस्बतन कहा जाता है 70, और उसके बाद फिर मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी भी हुई जो यहिया खान साहब के ज़माने में हुई। उसके बाद तो हर इलेक्शन मुतनाज़ हुआ है, उसके नताइज मुतनाज़ हुए हैं। जहाँ तक इसाक डार साहब की वापसी है, देखिए इसाक डार साहब 2017 में जो उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर को कंट्रोल किया था या उसकी कीमत को कम रखा था रुपए की निस्बत में, वो दौर दूसरा था। अभी तो आपकी मईशत जो है वो सारी जकड़ी हुई है जंजीरों के अंदर IMF के प्रोग्राम की और उसके अंदर कंडीशंस में। ये जाहिर लगता है कि कम होगा डॉलर, क्योंकि होर्डिंग भी बहुत हुई है और कमर्शियल बैंक्स ने बहुत मुनाफा हासिल किया है इस होर्डिंग से और इस सारे कारोबार में। लेकिन क्या फंडामेंटल चेंज करेंगे? $30 बिलियन आपको चाहिए सैलाब की रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन के लिए, आप पे $125 बिलियन का कर्जा है, आपको इस साल के आखिर में आपको 20 बिलियन के करीब जो है वो आपको पेट्रोलियम मंसूनियात में देने हैं, उसके बाद $2-3 बिलियन आपको क्रूड ऑयल में देने हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। आपकी फसलें जो है बिल्कुल तबाह हो गई है सैलाब में, फार्मर्स जो है सड़कों पर है। तो मैं समझता हूँ जब तक फंडामेंटल चेंज नहीं होंगे उस वक्त तक मईशत बेहतर नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है कॉस्मेटिक तब्दीली से अगर रिलीफ ला सके तो शायद थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए, लेकिन जादू की छड़ी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी तब्दीली ला सके। सही है, ठीक है, तब्दीली की बात है। रज़ा रुमी साहब, आखिरी 1 मिनट है, जाते जाते खान साहब कब तक प्रेशर बिल्ड करते रहेंगे या फिर फाइनली चंद रोज के अंदर कोई कॉल हमें सुनने को मिलेगी? देखिए, वो अभी बिल्कुल प्रेशर बिल्ड करते रहेंगे। जाहिर बात है वो इस वक्त मैंने जैसे पहले अर्ज किया था वो अपनी मकबूलियत की मेराज पर है, वो उसको मटेरियलाइज करना चाहते हैं इलेक्शन के लिए। लेकिन जाहिर बात है वो भी सिग्नल्स देख रहे होंगे
क्योंकि उनको भी अब बड़ी एहतियात से काम करना होगा। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि मकबूलियत ही सिर्फ इक़्तिदार में वापसी का एक ज़रिया नहीं होता, और अगर वो नाराज़ करते रहेंगे ताकतवर हलकों को मज़ीद, तो शायद ये रास्ता और दुश्वार हो जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे तमाम मेहमानों का शुक्रिया। रज़ा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद थे। तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मेरे तमाम देखने वालों को भी शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।